हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जिंदगी और इसके रंग बड़े अजीब हैं, मगर कभी कभी ये कितने अजीब रंग दिखाती है कि हमें इस रंग का जहर अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में घुलता हुआ महसूस होता है। मेरा नाम सबा है और मैं मुल्तान के नवाही गांव में रहती हूँ। मेरे लिए जिंदगी हर बार और हमेशा एक नए ही रंग में आया करती थी। कुछ लोगों के रंग इतने थे कि इनकी बातें सुनकर मुझे इनके सामने गिरगिट भी फीका पड़ता नजर आया। मैंने बचपन से ही हर रिश्ते का नया रूप देखा तो मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा था। जैसे कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी पर भरोसा करने का कायल नहीं होता तो इसका वाज़ेह मतलब यही होता है कि इसके एतबार को इस कदर सलीके से तोड़ा गया है कि अब वो दोबारा किसी पर एतबार करने का ख्वाहा हो ही नहीं सकता। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई शख्स तल्ख बोलता है, गुस्सा करता हो या हमें वो गुस्ताख शख्स महसूस होता है तो हम बगैर कुछ सोचे समझे इसको 100 तरह के अलकाबात से नवाज देते हैं, जिनमें बदतमीज और रूट सरफेरिस्त होता है। मगर हम लोग कितने बेहिस हैं कि हम पीछे की कहानी जानने की कोशिश तक नहीं करते। हमें ये तो समझना चाहिए ना कि बिला वजह कोई इतना तल्ख और बदतमीज क्यों होगा। ये लोग जो इतना कड़वा बोलते हैं ना, ये कभी भी खूबसूरत और मीठे बचपन से गुजरे होते हैं। ना कभी और ना ही बचपन से गुजरने वाला हर शख्स मीठा लहजा रखता है, मगर ये जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तल्ख हो जाते हैं। बल्कि जवानी नहीं, शऊर के दर पर पहला कदम रखते ही मैच्योरिटी और समझदारी की तरफ आते रास्ते पर चलते हुए तल्ख और सख्त हो जाते हैं, जिनको किसी का लिहाज नहीं रहता। ये जो इतना कड़वा बोलते हैं ना, इन्होंने दरअसल जिंदगी में कड़वे लहजे देखे होते हैं। खैर, मेरी जिंदगी की कहानी की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक मेरी अम्मा से है, तो मैं यहाँ से ही शुरुआत करूंगी। मेरी अम्मा का नाम परवीन है। इनकी शादी भी पुराने वक्तों की तरह जल्द ही कर दी गई थी, जब इसकी उम्र 18 साल थी। अम्मा की शादी इनके मामूजाद बेटे के साथ हुई थी और वो एक मजदूर था। जवानी में शायद सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि लड़कियां फितरतन एक जैसी होती हैं। बस वक्त इनको बदल देता है। जैसे बचपन में सब लड़कियों को ही गुड़ियों से खेलने का शौक होता है और परियों वाली कहानियां इनको बड़ी भाती हैं। इनको परियों के देश में जाने का बड़ा शौक होता है। इसके बाद जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो इनके दिल में ये ख्वाहिश आ जाती है कि किसी घोड़े पर कोई शहजादा बैठकर आए और इनको अपनी मनपसंद दुल्हन बनाकर किसी ऐसे देश ले जाए जहां इनके सिवा कोई और ना हो। परियों का देश इनको शायद इसलिए पसंद होता है कि इनको लगता है कि इसमें इनके लिए कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई अजियत नहीं होगी, बल्कि बस मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी जो इनको सुकून देंगी। जहाँ छोटा सा घर होगा जिसको वो अपनी मर्जी से सजाएंगी और वहाँ बस खुशियाँ और ख्वाबों के पौधे लगाकर इसके फल से लुत्फानंदोज होंगी। जहाँ इनको कोई टोकने वाला नहीं होगा कि पगली ये कैसे ख्वाब देख रही हो। सब लड़कियों के ख्वाब और ख्वाहिशात के महल तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, मगर कुछ लड़कियां जो कि किस्मत की मारी होती हैं, जिनकी बदबख्ती इन पर हावी हो जाती है, वो भी ख्वाब देखती हैं, दिल में तमन्नाएं पालती हैं, मगर जब इनका पाला जिंदगी की तल्ख हकीकतों से पड़ता है तो इनके एहसास हो जाता है कि परियों का देश कुछ भी नहीं है, बस इनके दिल बहलाने का एक ख्याल है। तो इनके दिल में मौजूदा ख्वाहिशात का महल पल भर में मसमसार हो जाता है और इनकी जुबान शोले निकालने लगती है। खैर, अम्मा की जब शादी हो गई तो इसको मंसूर यानी अपने शौहर में जैसे अपने ख्वाबों का शहजादा मिल ही गया था। क्योंकि मंसूर चूंकि पेशे के लिहाज से मजदूर था, मगर वो एक बहुत अच्छा इंसान था। पेशे की अहमियत इस मोहब्बत करने वाले ज़माने में बिल्कुल नहीं थी। अगर मर्द का इखलाक अच्छा हो तो क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि पैसा औरत के नसीब से आता है। वो अम्मा से बहुत मोहब्बत करता और अम्मा का बहुत ख्याल रखता था। एक औरत को चाहिए क्या होता है? एक परवाह करने वाला मर्द जो इस बात को तस्लीम करता हो कि वो इसके लिए, इसके घर वालों के लिए बहुत मेहनत करती है, जिसको सराहता हो, जिसका ख्याल रखता हो, जिसकी जेब में बच्चे ज़्यादा पैसे मत हों, मगर इसका इखलाक इतना अच्छा हो कि वो अपनी बीवी को बात बात पर टोके मत, बल्कि इसकी तमाम खिदमात को सर आंखों पर रखे। अम्मा की सास यानी कि मंसूर की माँ भी रवायती सासों जैसी थी, जिससे बहू और बेटी की खुशियां शायद बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अम्मा को बात बात पर टोकती रहती थी, जबकि अम्मा इसको अपनी माँ की जगह पर समझती थी। सो इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन कभी कभी
जब वो हद कर जाया करती थी तो अम्मा को भी जवाब देने पर मजबूर कर देती थी। सो फिर वो दोनों मंसूर से एक दूसरे की शिकायत किया करती थी और एक अदालत सज जाया करती थी। मंसूर एक समझदार इंसान था, सो वो दोनों की बातों को बगौर सुनता और दोनों को अहमियत देता और समझा दिया करता था। वो अम्मा से अक्सर कहता था कि मेरी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तो आहिस्ता आहिस्ता अम्मा को भी समझ आने लगेगी कि किसी की बात को दिल पर लगाने से इंसान खुद ही बेसुकून हो जाता है। सो इनकी बातों को यूँ नज़रअंदाज कर दिया जाए कि जैसे सुनी ही ना हो, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। खैर, माँ की ज़िंदगी में मज़ीद खूबसूरती वो तब आई जब इनके यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई। वो बेटी इतनी प्यारी थी कि इसका नाम इन्होंने महताब रख दिया और घर में वो इसको चाँद के नाम से पुकारा करते थे। इसके बाद जो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात थी, यानी सास का कड़वा कुसीला रवैया था, वो एकदम बदल कर रह गया, क्योंकि अब इसका और इसकी तवज्जो का सारा मरकज़ अपनी पोती चाँद हुआ करती थी। वो अम्मा से भी हद से ज़्यादा मीठा बोलने लगी। सारा सारा दिन अपनी पोती को उठाए रहती थी, फिरती थी, क्योंकि इसको अपनी पोती से बड़ी मोहब्बत थी। अब उसकी बीवी के लिए काफ़ी आसानी हो जाती थी कि वो घर के कामकाज कर लिया करती थी। वैसे भी वो शुक्र अदा किया करती थी कि चाँद को खिलाने ले जाती हैं और इनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करती। इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान उस रोज़ आया जब एक रोज़दारी का गली की एक नुक्कड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया और जब सब मोहल्ले वालों ने हंगामा किया और शोर किया तो वो भी सबकी तरह इस शोर के समत में भाग गई। तो बाद में उसे इल्म हुआ कि दादी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। सभी इस वक्त अवलीन उनकी तरजीह ये थी कि किसी तरह दादी को अस्पताल में पहुंचा दिया जाए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। अब चूंकि वो परेशान हो चुकी थी तो इनका ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि चांद किधर है। अब इन्होंने किसी पड़ोसन के जरिए अपने घर छोड़ा और दादी को लेकर फौरन अस्पताल चली गईं। दादी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और इनको इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। शाम तक इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई और तब तक अब्बा भी अस्पताल आ चुके थे। अम्मा ने इनसे चांद के मुतालिक पूछा तो इन्होंने नाइल्मी का इजहार किया। अम्मा को एकदम तशवीश हुई कि आखिर चांद किधर है। अफगानी इनको तसल्ली देने लगा कि चांद किसी हमसाए की घर होगी, इनको मालूम है कि हम पर कैसी मुसीबत पड़ गई है, सो इन्होंने चांद को संभाल लिया होगा। अम्मा को एकदम याद आया कि इन्होंने चांद को कब से नहीं देखा, तो इनको काफ़ी परेशानी होने लगी। इन्होंने अब्बा से भी परेशानी का इजहार किया तो उन्होंने तसल्ली दी कि हमारे मोहल्ले वाले काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे कहे बगैर भी इन्होंने चांद को संभाल लिया होगा और हमसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। अम्मा को तसल्ली नहीं हुई थी मगर इन्होंने सर को जंबिश दे दी। अब्बा ने जब अम्मा की बेताबी देखी तो पूछे बगैर न रह सके कि बेगम आखिर इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है। तो अम्मा ने इनको बताया कि जब दादी का एक्सीडेंट हुआ तो इसके आगे पीछे इन्होंने चांद को नहीं देखा था। अब्बा ने फौरन कह दिया कि हो सकता है किसी मोहल्ले की खातून ने चांद को उठा लिया हो। अम्मा ने इनकी किसी दलील या बात पर वो मुत्तफिक नहीं हो रही थी। इनका दिल यकदम बैठने लगा था। तो इन्होंने अब्बा से कहा कि आप यहाँ रुक जाएं और मैं इतनी देर में घर से हो आती हूँ और कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ कि आज रात तो अस्पताल में हर हाल रुकना पड़ेगा क्योंकि दादी की टांग काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। सो इसके लिए बार बार इनको दवाई देनी ज़रूरी है क्योंकि दादी को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो दर्द की वजह से निढाल हो रही थी। अब्बा भी अम्मा की परेशानी और बेचैनी को अच्छी तरह समझ रहे थे, सो इन्होंने अम्मा को इजाज़त दे दी। अब्बा से इजाज़त मिलते ही अम्मा फ़ौरन अपने घर की जानिब रवाना हुई और जाकर सबसे पहले अपने हमसायों से चांद के बारे में पूछा। तो इसने लाइल्मी का इजहार किया कि चांद की जिम्मेदारी तो तुम मुझे नहीं देकर गई थी। अम्मा का दिल बैठने लगा तो इस हमसाई ने तसल्ली दी और कहा कि बाकियों के घर जाकर देखो, वो शायद चांद को अपने घर ले गए हों क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी, तो इसलिए जिससे भी जाकर पूछा सबने चांद के बारे में लाइल्मी का इजहार करते हुए बताया कि जब दादी का एक्सीडेंट हुआ था तो चांद वहां पर नहीं थी। अम्मा दीवानावार भागती हुई गली की नुक्कड़ पर पहुंच गईं और चांद को आवाज़ें लगाने लगीं कि जैसे वो आवाज़ें सुनकर आ जाएगी। फिर इसके बाद वो आगे पीछे करीबी तमाम घरों में गईं ताकि इनसे जाकर चांद के मुतालिक पूछें, मगर सब ने यही कहा कि इन्होंने चांद को नहीं देखा। अगर वो यहाँ पर मौजूद भी होती तो इनको नजर आ जाती। फिर हर जगह सबने तलाश किया मगर किसी के घर से चांद नहीं मिली और अम्मा ये सुनकर परेशानी से बेहोश हो गईं। सब मोहल्ले वाले भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि चांद का गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी।
अम्मा को जब होश आई तो अब्बा भी घर आ चुके थे और वो भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि आगे पीछे हर जगह से पता कर लिया था मगर चाँद कहीं से नहीं मिल रही थी। अम्मा ज़ारो कतार रोई जा रही थी कि आखिर चाँद कहाँ जा सकती थी। वो तो इतना चल भी नहीं सकती थी और वैसे भी 2 साल का बच्चा आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है। मोहल्ले वाले सभी चाँद को जानते थे, सो अगर इनमें से किसी ने चाँद को कहीं आगे पीछे देखा होता तो वे यकीनन बता देते। अम्मा अब्बा ही नहीं, सब मोहल्ले वाले परेशान थे और अपने तय हर कोई भरपूर कोशिश कर रहा था कि कहीं से चाँद का पता चल जाए, मगर चाँद ऐसे गायब हुई थी कि सबको ही तशवीश में मुब्तला कर गई थी। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि चाँद को आसमान निकल गया था या ज़मीन खा गई थी। ये बात अकल को दंग कर देने वाली थी कि आखिर चंद ही लम्हों में चाँद कहाँ जा सकती थी। अस्पताल जाकर जब दादी से पूछा गया तो वो ऐसे चौंकी कि गोया इनको सांप सूंघ गया हो। दादी को जब बताया गया कि इनके एक्सीडेंट के बाद से चाँद गायब है तो दादी को कोई दौड़ा पड़ गया और वो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो डॉक्टरों ने बताया कि इसके दिमाग पर फॉलिज का अटैक आया है और इसका असर जुबान पर हो गया है। सो वो बोल नहीं पा रही थी, बस रोती जा रही थी और चाँद चाँद कह रही थी। अम्मा और अब्बा को तो समझ नहीं आ रही थी कि इन पर ये तेरे दर पर कैसे मुसीबत नाजिल हो गई है। दादी को चंद दिन बाद घर लाया गया मगर चाँद घर नहीं आई थी। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था कि आखिर इनकी इकलौती बेटी कहाँ जा सकती थी। अब्बा ने थाने में रिपोर्ट करा दी तो इन्होंने कहा कि वो चाँद को ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे, मगर कई महीने गुजर गए, चाँद का कहीं से कुछ पता न चल सका। अम्मा का तो जैसे इस दुनिया से दिल भर चुका था। एक बार एक हमसाई इनके घर आई और अम्मा से कहा कि मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती, मगर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि तुम्हारी सास, जिसे शादी के शुरू के दिनों में तुमसे वो जला करती थी, तुम्हें बात बात पर टोका करती थी और इससे तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि अब की बार भी इससे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन अब की बार इसने तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने का कोई और ही तरीका अपनाया है। अब उसको इस बात की समझ नहीं आई तो उसने कहा कि रुकैया, तुम ज़रा मुझे खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। रुकैया ने कहा कि देखो, तुम्हारी सास का तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा रवैया था और फिर देखते ही देखते इसका रवैया बदल गया और वो तुम पर जान निछावर करने लगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? चाँद के बाद से अम्मा का दिमाग वैसे ही काम करना छोड़ चुका था। सो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। कहा कि रुकैया, मुझे वाकई तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। अगर खुलकर और तफसील से बताओगी तो शायद मुझे कोई फ़ायदा हो सके। रुकैया ने कहा कि देखो, कोई भी शख्स इतनी जल्दी नहीं बदलता और अच्छा होता जितनी जल्दी तुम्हारी सास तुम्हारे सामने अच्छी बनी है, वो तुम्हारे सामने ऐसे जाहिर करती रही जैसे तुमसे और तुम्हारी बेटी से बड़ी मोहब्बत है। मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हारी बेटी चाँद को गायब करने में तुम्हारे सास का बहुत हाथ है। जब इसको चोट लगी तो हम सब वहाँ पहुँच गए थे, मगर चाँद वहाँ पर नहीं थी। तो तुम खुद सोचो कि चाँद इतनी जल्दी में कहाँ जा सकती है? वो तो चल भी नहीं सकती। चलो, मैं मानती हूँ कि वो चल सकती थी, मगर वो तो इतनी बाशऊर नहीं थी कि वो कहीं खुद चली जाती। रुकैया की बात पर अम्मा के दिमाग के बंद पर्दे जैसे एकदम खुल गए थे। इनको अपनी सास के तमाम मुज़ालिम याद आने लगे और ये डर भी हुआ कि वाकई इनकी सास का इतना मीठा रवैया कभी कभी तो इनको बनावटी भी लगा करता था। इन्होंने बेबसी से चारपाई पर लेटी सास की तरफ देखकर कहा कि क्या अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी सास तो अब बोल भी नहीं सकती। रुकैया ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी सास को फॉलिज हुआ ना हो, वैसे ही ड्रामा कर रही हो और इसने उन डॉक्टरों को भी कुछ पैसे दे दिए हो। सो इन्होंने इस ड्रामे और फॉलिज वाली बात में इसका साथ दे दिया हो, क्योंकि डॉक्टर जब इसका चेकअप कर रहे थे तो हम में से तो कोई भी इसके पास नहीं था। अम्मा को लगा कि वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। इन्होंने तो कभी इस नहज पर जाकर सोचा ही नहीं था। शायद इन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इनकी सास बहुत ही बुरी और जालिम औरत हो सकती है। वो अपनी ही पोती को कहीं गायब कर सकती हैं। किसी भी औरत को अपनी बहू से चाहे कितना ही बैर क्यों ना हो, चाहे कितनी नफरत क्यों ना हो, मगर वो अपने पोतियों से बहुत प्यार करती है। मगर चलो, इसकी पोतियों से भी ना बन पाए तो वो अपने बेटे की जिंदगी को वीरान करने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इससे इसकी औलाद ही छीन ली जाएगी। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी जन्नत उजाड़ने वाली इसकी सास थी। इसका शौहर जैसे ही घर आया तो इसने इससे दो टूक बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि चांद को गायब करने में तुम्हारी अम्मा का हाथ है। वो ये सुनकर चौंक गए और गुस्से से माँ को देखते हुए कहा कि तुझे कुछ शर्म करो, तुम मेरी माँ पर कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हो।
अम्मा ने जब इस पर तमाम वार किए तो अब्बा बस बुझाए बढ़म होके समझदारी से सोचने लगा। इसने जाकर माँ से बात करने की ठानी, मगर अम्मा की सास नम आंखों से इसको देखती रही और कोई जवाब न दिया, बस नफी में सर हिलाती रही। अब्बा ने अम्मा के मशवरे पर अमल करते हुए ये नाटक किया कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं खुद को मार दूंगा। पहले तो दादी खामोशी से अब्बा को देखती रही, गोया इसको अब्बा की बात का यकीन न आया हो। मगर जब अब्बा ने वाकई छुरी कलाई पर रखी तो दादी डर गई और नफी में सर हिलाते हुए वो चिल्लाई और कहा कि मैं फॉलेज का नाटक कर रही थी और मैंने ही तुम्हारी बेटी को गायब किया है। अब्बा और अम्मा ने बेयकीनी से कभी दादी को और कभी एक दूसरे को वो देख रहे थे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो दोनों ये दुआ दिल से मांग रहे थे कि चांद को गायब करने वाला कोई भी हो मगर वो दादी ना हो, क्योंकि जो चोट अपने देते हैं ना, इसका तो मरहम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अम्मा घुटनों के बल जमीन पर गिर गईं। कितने माँ से अपनी बेटी की गैर मौजूदगी के बावजूद इन्होंने अपनी सास की इतनी खिदमत की और वही औरत इसकी दुनिया और जन्नत को वीरान कर चुकी थी। अम्मा धाड़े मार मार कर रो रही थी और अब्बा बेयकीनी से दादी को देख रहा था। इसने बामुश्किल इतना पूछा कि अम्मा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया? दादी ने कहा कि तुम मेरे इकलौते बेटे थे और तुम इस औरत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और वो इस बात पर बड़ा गरूर करती थी, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने फ़क्त इससे बदला लेने का सोचा था और इसके लिए मुझे यही तरीका समझ में आया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें लौटा दूंगी। अब्बा और अम्मा बस रोते चले जा रहे थे कि इन्होंने इस मोहल्ले में मौजूद हर शख्स पर शक किया मगर अपनी माँ पर शक न किया, और अम्मा ने घर का भेदी लंका ढाई के मुहावरे पर भरपूर अमल किया। अब्बा ने दादी से कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बेटी चाहिए। अगर तुमने मेरी बेटी मुझे अभी लाकर ना दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दादी अब्बा से पहले खौफजदा हो चुकी थी, सो मान गई और इन दोनों को लेकर इस घर में गई जिनके सुपुर्द इसने चांद को किया था। इस रात दादी जब इस घर में गई तो इल्म हुआ कि वो लोग वहां से जा चुके थे। ये इन सब के लिए बहुत बड़ा सदमा था, मगर कोई भी दादी पर यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये औरत अभी भी ड्रामा कर रही होगी, जबकि दादी कसम खा रही थी कि इन्होंने इस घर में रहने वालों के सुपुर्द चांद को किया था। जब इंसान एक बार भरोसा तोड़ दे तो इस पर दोबारा भरोसा करना अहमकों की निशानी होती है। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि वो दादी को जान से मार दें, मगर अगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, आखिर वो उनकी माँ थी। मुसलसल अपनी बेटी चांद के लिए गुरियाजारी करते हुए एक रात बाप का इंतकाल हो गया, बेटी की जुदाई में कम और माँ की बेवफाई और इसकी हरकत ने इनको ज्यादा मार दिया था। इनकी माँ की हरकत ही ऐसी थी कि वो दुनिया से तो क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे, सो इन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कहते हैं ना कि आपके अपने होते हैं, जब भरोसा तोड़ देते हैं तो आप दुनिया में दोबारा किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं रहते। अब्बा की मौत दादी के लिए नहीं, अम्मा के लिए भी बहुत बड़ा सदमा थी। दादी नीम पागल हो गई, जबकि अम्मा के तो वो दुख सुख का साथी था। जब चांद गई तो अम्मा को लगा कि वो चांद के बगैर जी नहीं सकेंगी, लेकिन अगर वो जी पा रही थी तो वजह सिर्फ अब्बा थे। वो अब्बा को बहुत बुलंद हौसले वाला मर्द समझती थी, मगर वो इनसे भी ज्यादा जल्दी हिम्मत हार गया, जबकि अम्मा तो अब्बा के मरने के बाद भी जिंदा थी। वो कि इनका शुमार मर्दों में ही होता था, मुर्दों में। मगर अगर इस जमाने में सांसें लेने को भी जीने का नाम दिया जाता, अम्मा के मेके वाले अम्मा को अपने घर ले आए और दादी को इसके हाल पर छोड़ दिया। अब तन्हाई इसके सबसे बड़ी सजा दी गई। अगर वो दिल बड़ा करके अपनी बहू और बेटी की खुशियां बर्दाश्त कर लेती तो आज इनका घर मुकम्मल होता, जिंदगी पुरसकून होती और घर के आंगन में चांद खिल रही होती और हर तरफ अपनी रोशनी बखेर रही होती। मगर दादी ने अपनी वजह से सब खत्म कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगियों में खुद ही जहर घोल दिया। अम्मा की शादी कुछ अरसे बाद कहीं और हो गई थी और इत्तेफाक से वो लोग भी अच्छे थे। अम्मा को भी अब इल्म था कि ये जिंदगी है और इसमें आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता, सो इन्होंने सब घर वालों को दिल से कबूल किया और इस घर को जन्नत बनाने की कोशिशें करने लगी। चांद की याद आती तो वह निढाल हो जाया करती थी और बहुत रोया करती थी और दुआ मांगा करती थी कि जिंदगी में कम से कम इसको एक बार चांद जरूर मिले। एक दिन वो अपने शौहर साकिब के साथ इसके किसी दोस्त के घर गई तो इनकी बेटी को देखकर इसे बेसाख्ता चांद याद आ गई। पता नहीं क्यों इससे इनकी बेटी बिल्कुल चांद जैसी लगी थी। वो साकिब के इस दोस्त के घर आने जाने लगी क्योंकि इसको इनकी बेटी से चांद की खुशबू आती थी।
जब इसकी मिसेस तारिक से दोस्ती हो गई, इसके बाद अम्मा को एक और बेटी से अल्लाह ने नवाजा, मगर चांद की जगह कोई दूसरा ना ले सका। तो मिसेस तारिक ने जो इंकशाफ किया वो अम्मा को तोड़ने के लिए काफ़ी था कि वो वाकई चांद ही थी। इसने बताया कि उनकी बेटी इनके किसी जानने वाले की सहेली ने दी थी। अब इनकी इसमें जान बसती थी। अम्मा को पहले तो यकीन नहीं आया। इनको याद आया कि चांद की बाजों पर एक निशान था, और जब इन्होंने बाजों देखा तो वो निशान मौजूद था। वो साकिब का इंतज़ार करने लगी, और जैसे ही वो घर आया तो अम्मा ने इसको बताया कि इसकी चांद मिल चुकी है और वो इसके दोस्त की बेटी है। अब्बा को इसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ और कहा कि बेवकूफ़ औरत, ये बात किसी और से मत कह देना, हमारे लिए मसला हो जाएगा। अम्मा को मालूम था कि वो इनकी बेटी थी, सो अम्मा ने इसे कह दिया कि अगर तुम अपने दोस्त से बात नहीं करोगे तो मैं खुद जाकर बात कर लूँगी। जबकि अब्बा ने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर बिछड़ी हुई माँ को इसकी औलाद मिल रही थी तो सब बेमानी था। साकिब ने अम्मा की बात मान ली और जाकर अपने दोस्त से बात की तो सब शॉक्ड रह गए, और इनको लगा कि अम्मा कोई ड्रामा कर रही हैं। सो इन्होंने चांद अम्मा को देने से साफ और वाज़ेह इनकार कर दिया। अम्मा का ध्यान हर जगह से हटकर बस चांद पर था, और वो अब्बा की मिन्नतें करती थीं कि खुदा के लिए मुझे चांद ला दो, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन साकिब भी मजबूर थे, वो कैसे लाते। अम्मा इसकी याद में रो रो कर पागल होने लगी। फिर एक दिन अब्बा ने वो कदम उठा लिया जो कि बहुत हिम्मत का काम था। इन्होंने चांद को अपने दोस्त के घर से गायब कर लिया, और वो दोनों वो शहर हमेशा के लिए छोड़कर मुल्तान आकर आबाद हो गए। अम्मा चांद को पाकर बहुत खुश थीं। इसकी तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ बस चांद बनकर रह गई थी। वक्त गुजरता चला जा रहा था और चांद बड़ी हो रही थी, मगर अम्मा की मोहब्बत चांद के लिए लाजवाल थी। इसके सामने वो किसी दूसरे इंसान को ज़रा भी अहमियत नहीं देती थी। अब्बा के इंतकाल के बाद हम तीनों माँ बेटियाँ अकेली रह गई थी, यानी किसी मर्द का सहारा ना था। अम्मा मेरी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश तो बहुत करती, मगर इसको मोहब्बत बस चांद से रही। चांद की जगह इसके ज़िंदगी में कोई दूसरा ले ही नहीं सकता था। मैं मोहब्बतों को तरसती हुई लड़की थी, और मुझे कभी कभी चांद से शदीद नफरत होती, और मेरा दिल चाहता कि काश मुझे इल्म हो जाए कि चांद को अम्मा कहाँ से लाई हैं, तो मैं जाकर इनको बता दूं कि चांद यहाँ पर है। मगर मैं ऐसा ना कर सकी। मैं मोहब्बत की कमी की वजह से तल्ख हो चुकी थी। खैर, वक्त फिर भी गुजरता जा रहा था। हम दोनों बड़ी हो चुकी थी। मोहल्ले की मशहूर दाई के घर से बहन का रिश्ता आया तो अम्मा परेशान हो गई और फौरन रिश्ते से मना कर दिया, क्योंकि बहन बगैर शादी के हामला हो चुकी थी। तो वो दाई अम्मा से बोली कि मुझे तेरी बेटी का राज मालूम है, इसकी शादी मेरे बेटे से कर दे, अगर ये मेरी बात मानेगी तो खुश रहेगी। तो फौरन अम्मा मान गई। लेकिन शादी के बाद रोज़ सुबह बहन रोती हुई घर आती और कहती, अम्मा मुझे बचा लो। पर अम्मा गुस्से से इसे डांट देती। एक दिन में मैं अचानक इसके घर गई तो जान निकल गई थी कि दाई इसको बेल्ट से मार रही थी। मुझे देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी कि इसके साथ कोई भूत प्रेत है, तभी ऐसा करती हूँ। मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और चांद को लेकर घर आ गई, और जब इससे सारी बात पूछी तो उसने बताया कि वो लड़की इसकी फूफी थी, यानी कि साकिब के दोस्त, जिसको दादी ने बेच दी थी, इसकी बहन, और बचपन में ही इसके बेटे से इसका निकाह कर दिया गया था और वो इस निकाह को तस्लीम कर दी थी। अम्मा इसको पहचान गई थी, तभी रिश्ता नहीं दे रही थी। चांद ने बताया कि जब इसको लेकर अम्मा वहाँ से आई थी तो इसकी सास का भाई बहुत बर्दाश्त न कर पाया ये सब कुछ और फोत हो गया। तो इसकी सास इसका बदला लेती हैं। निकाह का चूंकि किसी को इल्म नहीं था, सो सब इसको बदकिरदार कहते, तो वो खामोश थी। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो फजूल सी बात के लिए सब सह रही थी, और जाकर इसकी सास से दो टुक बात की कि अगर तुमने इस पर ज़रा सा जुल्म किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। और वो इस डब्बू सी औरत से वो डर गई। इसके बाद इसकी ज़िंदगी काफ़ी सहल हो गई, मगर इसको इस बात का बहुत दुख था कि इसकी वजह से पहले इसके सगे बाप और फिर सौतेले बाप की जान गई। और मैं सोचती रही कि चांद कितनी खुशकिस्मत थी कि चांद की तरह सब इसे मोहब्बत करते थे। मोहब्बतों के मामले में हर कोई खुश नसीब नहीं होता। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।